नमस्कार। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी वार्षिकी 2025-26 पर एक बहुत ही विस्तृत और गहन चर्चा करने जा रहे हैं। जी, हमारा उद्देश्य है कि इस वार्षिकी के हर एक महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े को हम एक एक करके देखें, ताकि तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। हम हर विषय पर बिंदु दर बिंदु बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं और एक एक स्लाइड करके इसका विश्लेषण करते हैं। पहली स्लाइड तो हमें एक ओवरव्यू देती है कि मुख्य विषय क्या क्या है। हाँ, इसमें रामसर स्थल हैं, वन्य जीव गणना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विज्ञान में जो नए नवाचार हुए हैं वो सब। तो चलिए सबसे पहले आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो आंकड़ा ये है कि फरवरी 2026 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। जी 98। इसमें दो नई एंट्रीज हैं। एक तो है 97वां स्थल पटना पक्षी अभयारण्य। अच्छा, ये पटना नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, ये बिहार में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और 98वां स्थल है छारी ढांड। छारी ढांड ये कच्छ गुजरात में है। हाँ, ये एक मौसमी खारा वेटलैंड है। और 2 फरवरी 2026 को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, उसकी थीम भी जरूरी है। जी, इस साल का विषय था आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। और अगर इतिहास देखें तो पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। सही। और इसी से जुड़ी एक और बहुत दिलचस्प मान्यता है वेटलैंड सिटी की। हाँ, भारत के पहले वेटलैंड शहर इंदौर और उदयपुर को ये मान्यता दी गई है। अब देखते हैं कि 2025-26 में किन राज्यों में नए रामसर स्थल जुड़े हैं। बिहार में 3 नए स्थल हैं। जी, बिहार में 3 हैं। गोकुल जलाशय, ये सितंबर 2025 में जुड़ा। फिर उदयपुर झील, ये भी सितंबर 2025 में। और तीसरी गोगाबील झील कटिहार में, ये एक ऑक्सबो झील है। सही। हाँ, ये एक ऑक्सबो झील है। और देखिए छत्तीसगढ़ के लिए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि कोपरा जलाशय जो बिलासपुर में है, दिसंबर 2025 में राज्य का पहला रामसर स्थल बना। अच्छा, राज्य का पहला। इसी तरह झारखंड को भी अपना पहला रामसर स्थल मिला है। जी, उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहिबगंज में, ये 1991 में स्थापित हुआ था। और राजस्थान में मानव निर्मित सिलिसेड़ झील अलवर में, इसे भी ये दर्जा मिला। और तमिलनाडु की बात करें तो सकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेतंगल पक्षी अभयारण्य रामनाथपुरम, ये दोनों फरवरी 2025 में सूची में जोड़े गए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, बड़ी बिल्लियां, बिग कैट्स। हाँ, 2025 में 16वीं शेर जनगणना हुई गुजरात के गिरवन में। और इसके जो नतीजे आए हैं वो तो वाकई में बहुत शानदार हैं। शेरों की कुल संख्या 891 दर्ज की गई है। 891? ये तो 2020 के 674 के आंकड़े से पूरे 32% की वृद्धि है। ये बहुत बड़ी सफलता है। और प्रोजेक्ट चीता का क्या अपडेट है? प्रोजेक्ट चीता के तहत नवंबर 2025 में बोत्सवाना से 8 नए चीते भारत लाए गए हैं। तो अब देश में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? दिसंबर 2025 तक ये संख्या 30 हो गई है। अच्छा, और एक विशेष तथ्य ये भी है कि भारत में जन्मे पहले शावक का नाम मुखी रखा गया है। जी, और अब ये प्रयास वैश्विक स्तर पर भी जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली महासभा जून 2025 में नई दिल्ली में होगी। इसके अध्यक्ष भूपेंद्र यादव है और इसका लक्ष्य है बाघ, शेर, चीता, जगुआर जैसी कुल 8 प्रजातियों का संरक्षण, है ना? बिल्कुल, 8 प्रजातियों का। ठीक है, अब हाथियों के संरक्षण की स्थिति पर आते हैं। हाथी सर्वेक्षण 2025 ये एक DNA आधारित सर्वेक्षण था। हाँ, और इसके परिणाम चिंताजनक है। काफी चिंताजनक है। 2017 की तुलना में हाथियों की आबादी में 25% की गिरावट दर्ज की गई। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। और इसी दौरान कुछ दुखद खबरें भी थी। हाँ, एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी, उनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गई। और दिल्ली चिड़ियाघर के अफ्रीकी हाथी शंकर, जो 29 साल के थे, उनकी मृत्यु EMCV वायरस की वजह से हुई। लेकिन इन दुखद खबरों के बीच एक दुर्लभ खोज भी हुई है। हाँ, जनवरी 2026 में कर्नाटक में एक सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया, बहुत ही दुर्लभ। चलिए अब पक्षियों और कीटों के संरक्षण की बात करते हैं। और गोवा फरवरी 2026 में अपना बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। जी, दूसरा राज्य। पहला राज्य केरल था। और कुछ विशेष गणनाएं भी हुई हैं, जैसे असम के काजीरंगा में पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी मुहाने पर 11 जनवरी 2026 को जल पक्षी गणना मतलब वाटर बर्ड सेंसस हुआ। अब तितलियों की बात करते हैं। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य। हाँ, ये 266 तितली प्रजातियों के लिए भारत का पहला आधिकारिक अभयारण्य बना है। और एक बहुत ही अनोखी पहल हुई है पेरू में। अच्छा, पेरू मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये तो सच में बहुत अनोखा है, मतलब मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार। अब वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और बायोस्फीयर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जी, उसे सितंबर 2025 में यूनेस्को नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। और ये भारत का 13वां BR है। 13वां, ठीक है। और ओडिशा में सिमलीपाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया है। और झारखंड के सारांडा वन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है। हाँ,
एशिया के सबसे बड़े सालवन को वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कुंभलगढ़ के चारों ओर जी, 0 से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित किया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। वन विश्वविद्यालय, ये एक बहुत दूर की सोच है। अच्छा, अब बात करते हैं हरित अवसंरचना की, मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, इसमें सबसे पहले सड़कों की बात करते हैं। NHAI ने जबलपुर भोपाल के बीच NH45 पर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाई है। और असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास जनवरी 2026 में किया गया। हाँ, और अगर हम मटेरियल की बात करें तो भारत पौधों से बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बायो बिटुमेन, ये तो एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। बिल्कुल, और कुछ विशिष्ट पार्क भी स्थापित हुए हैं। जैसे नोएडा में फूडी कॉन्सेप्ट और नाइट सफारी के साथ एक वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया गया है। और असम में मछली पालन में नवाचार के लिए एक एक्वाटेक पार्क स्थापित किया गया है। चलिए अब नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ते हैं। दीव दिन के समय 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। पहला जिला। और वहीं तमिलनाडु का कोंडारेड्डीपल्ली दक्षिण भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा वाला गांव है। और भविष्य की ऊर्जा मतलब हरित हाइड्रोजन। हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में पहला पायलट प्रोजेक्ट तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर शुरू हुआ। यह पहली बंदरगाह आधारित परियोजना है। और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के मामले में 2025 में व्यक्तिगत ईवी अपनाने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? केरल इसमें शीर्ष पर रहा। अब प्रदूषण नियंत्रण और मानकों पर आते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन देती है। जी, तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को यह प्रमाणन मिला है। श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाड़घर। और केरल में कप्पड़ और चाल बीच को भी यह दर्जा प्राप्त है। हाँ। और विनियम और तकनीक के क्षेत्र में समुद्र प्रताप का नाम आता है। समुद्र प्रताप ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। सही। और केरल ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। ये एक अच्छा कदम है। और गिद्ध संरक्षण के लिए निमेसुलाइट दवा पर प्रतिबंध लगाया गया है। जी, और BIS ने हिमालय में एक नया भूकंपीय क्षेत्र जोन VI शामिल किया है जो अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। अब कुछ वैश्विक भूवैज्ञानिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। अंडमान के बैरन आइलैंड या बारतांग में जो कीचड़ ज्वालामुखी है वो अक्टूबर 2025 में 20 साल बाद फिर से सक्रिय हुआ। 20 साल बाद। और रूस का क्रैशनिकोव ज्वालामुखी तो 600 साल बाद फटा है। हाँ, और इथियोपिया का हाईली गुब्बी ज्वालामुखी भी सक्रिय है। नदियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की फिनके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना जाता है। और एक दुखद खबर यह है कि नेपाल के याला ग्लेशियर को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। मतलब वो ग्लेशियर अब खत्म हो चुका है। हाँ, तकनीकी रूप से। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अब जलवायु सम्मेलनों और सूचकांकों पर आते हैं। COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 को बेलेम ब्राजील में होगा। और CCPI 2025 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है। जी, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती 3 स्थान खाली रखे गए हैं। मतलब कोई भी देश इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। और यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैसों में 90% कमी का लक्ष्य रखा है। जी, 90% का। 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की बात करें तो तमिलनाडु की IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को ये मिला है। हाँ, वन निर्माण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार उत्तराखंड के रुद्रपुर नगर निगम को मिला। अब कुछ नई वैज्ञानिक खोजों पर बात करते हैं। उत्तराखंड में एक दुर्लभ मशरूम हेमिल्यूकिनम वंश पाया गया है। हेमिल्यूकिनम विश। और केरल बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सूक्ष्मजीव, ये भी एक नई पहल है। और अंतरिक्ष से जुड़ी एक खबर है। गुजरात के कच्छ में मंगल ग्रह जैसा खनिज जरोसाइट मिला है। जरोसाइट, हाँ। और चीन में मिले जुरासिक पक्षी बैमिनोरेपिस झेंगेंसी में पूंछ की हड्डी के जुड़ने यानी पाइगोस्टाइल के लक्षण मिले हैं। चलिए अब कुछ विविध विषयों पर आते हैं। आपदाओं में नवंबर 2025 में सेन्यार और दितवाह चक्रवात आए। जी, और लक्षद्वीप में कोरल डिक्लाइन की स्थिति काफी चिंताजनक है। केवल 19.6% आवरणी बचा है। सिर्फ 19.6%। हाँ, और 2025 में जंगल की आग से जो वैश्विक क्षति हुई है वो $220 अरब आंकी गई। अब पुरातत्व की बात करते हैं। कर्नाटक में गुटल्ला शिलालेख मिला है जो 1539 ईस्वी के सूखे का रिकॉर्ड है। और हरियाणा में मिथातल और टगराना हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। और कर्नाटक अपने सभी गांवों का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अब राज्यों की कुछ अन्य पहलों को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। बायो हैप्पी जिला। और तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। जी। और भूगोल की बात करें तो अरावली रेंज 4 राज्यों में फैली है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और आंध्र प्रदेश के एरामट्टी डिब्बालू मतलब लाल रेत के टीले। हाँ। और तिरुमाला हिल्स, इन दोनों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और सिक्किम का कंचनजंगा IUCN से गुड रेटिंग पाने वाला पहला धरोहर स्थल बना है। तो चलिए अंत में 2025-26 के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवसों पर एक नजर डालते हैं। 2 फरवरी 2026 आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान।
22 मार्च 2025 जल दिवस की थीम ग्लेशियर संरक्षण। और 22 अप्रैल 2025 पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 5 जून 2025 पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति। और 11 दिसंबर 2025 पर्वत दिवस की थीम ग्लेशियर्स और आजीविका। और स्वच्छता ही सेवा 2025 का आयोजन स्वच्छोत्सव के रूप में किया गया था। स्वच्छोत्सव। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत समीक्षा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपकी तैयारी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करें। यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक मस्ट वॉच संसाधन है। इसे बार बार देखें और हर तथ्य को याद कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे।